नमस्ते बच्चों। आइए अब हम भाग की अवधारणा को विस्तृत रूप से समझने का प्रयास करें गतिविधि के माध्यम से। जैसा कि आप जानते हैं कि बार बार घटाने की प्रक्रिया को हम भाग की प्रक्रिया कहते हैं, या हम ये कह सकते हैं कि भाग निरंतर घटाने की प्रक्रिया के रूप में। एक एग्जाम्पल हम लेके चल रहे हैं कि 10 व्यक्ति समान संख्या में फूल ले जाकर एक स्थान पर चढ़ाते हैं। यदि चढ़ाए गए फूलों की संख्या 50 है तो हमें ये बताना है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ कितने फूल ले गया। गतिविधि के लिए हमें क्या करना होगा, तो हमें 50 फूलों की एक टोकरी लेनी होगी और 10 बर्तन या 10 डिब्बे या हम 10 बॉक्स ले सकते हैं, और प्रत्येक बर्तन में एक एक फूल डालना है। जब सभी बर्तनों में एक एक फूल डल जाए तब हमें ये देखना है कि टोकरी में कुल कितने फूल शेष बचे हैं। आइए अब हम देखें कि टोकरी में कितने फूल कम हुए। तो टोकरी में 10 फूल कम हुए क्योंकि हमने 10 बर्तन थे और प्रत्येक बर्तन में एक एक फूल डाल दिए हैं, अतः टोकरी में 10 फूल कम हो जाएंगे। तो टोकरी में शेष फूल बचेंगे 50 माइनस 10 बराबरी से 40। क्योंकि अभी हमारे पास टोकरी में 40 फूल है, अतः हम प्रक्रिया को पुनः दोहराएंगे। तो प्रक्रिया को पुनः दोहराने पर पुनः हम प्रत्येक बर्तन में एक एक फूल डालेंगे। ऐसा करने से टोकरी में पुनः 10 फूल कम हो जाएंगे। तो टोकरी में शेष फूल होंगे 40 माइनस 10 बराबरी से 30। अभी भी हमारे पास टोकरी में 30 फूल है, अतः हम प्रक्रिया को पुनः दोहराएंगे और हम ये देखेंगे कि टोकरी में पुनः 10 फूल कम हुए और शेष फूल यहाँ पर हो जाएंगे 30 माइनस 10 बराबरी से 20। क्योंकि यहाँ पर भी हमने टोकरी से एक एक फूल जो है प्रत्येक बर्तन में डाल दिया है, अतः टोकरी में 10 फूल कम हुए। तो शेष फूल टोकरी में बचेंगे हमारे पास में 30 माइनस 10 बराबरी से 20। आइए हम प्रक्रिया को पुनः दोहराते हैं। क्योंकि अभी भी हमारे पास में 20 फूल है, बर्तन हमारे पास में 10 है। तो टोकरी में पुनः 10 फूल कम हुए क्योंकि यहाँ पर भी हम टोकरी से एक एक फूल उठा करके प्रत्येक बर्तन में डाल रहे हैं। तो टोकरी में पुनः 10 फूल कम हो जाएंगे। तो टोकरी में शेष फूल बचेंगे 20 माइनस 10 बराबरी से 10। प्रक्रिया को हम पुनः दोहराएंगे। तो अब हम देख रहे हैं कि टोकरी में पुनः 10 फूल कम हुए, तो शेष फूल हमारे पास अब होंगे 10 माइनस 10 बराबरी से 0। अब टोकरी में कोई भी फूल शेष नहीं है और हम ये देख रहे हैं कि प्रत्येक बर्तन में 5-5 फूल है, अतः प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ 5-5 फूल ले गया था। इस गतिविधि को करने के लिए यदि आपके पास फूल उपलब्ध नहीं है तो आप कंकड़ का उपयोग कर सकते हैं। यदि आपके पास में बॉक्स या कोई बर्तन उपलब्ध नहीं है तब आप जमीन पर चाक से या किसी भी अन्य साधन से वृत्ताकार गोले बना दीजिए और उन गोलों के अंदर एक एक कंकड़ को रखिए। तो कोई आवश्यक नहीं है कि इस गतिविधि को करने के लिए हमें फूल ही होना चाहिए हमारे पास, या फिर बर्तन का होना ही कोई आवश्यक नहीं है। हम अन्य वस्तुओं के माध्यम से भी इस गतिविधि को पूर्ण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने ये देखा कि टोकरी में कुल 50 फूल थे, 10 हमारे पास में बर्तन थे और प्रत्येक बर्तन में फूल हमारे पास में मिले हमें 5-5। इससे हम ये समझ गए कि प्रत्येक व्यक्ति अपने साथ 5-5 फूल ले गया था।
आइए अब हम गतिविधि के माध्यम से समझने का प्रयास करें कि किस प्रकार से हमने 50 फूल जो टोकरी में रखे हुए थे उन्हें 10 बर्तनों में किस प्रकार से पहुंचाया। तो यह है हमारे पास में टोकरी के स्थान पर एक बॉक्स, और जिस बॉक्स के अंदर 50 फूल रखे हुए हैं। यह है हमारे पास 10 बर्तन, या जिसको हम पात्र कहेंगे। इन 10 बर्तन या पात्र में हमें सबसे पहले एक एक फूल भेजना है। तो आइए हम इस बॉक्स से एक एक फूल इन सभी बॉक्सों में भेज दें। तो अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि जैसे ही हमने एक एक फूल इन बर्तनों में भेज दिया, तो इस बड़े बॉक्स में फूलों की संख्या शेष बचेगी 40, जिसको हमने लिखा है 50 माइनस 10 बराबरी से 40। आइए हम प्रक्रिया को पुनः दोहराएं, क्योंकि हमारे पास 10 पात्र हैं और फूलों की संख्या भी हमारे पास में 40 है, यानी अभी भी हम फूल बॉक्स से, बड़े बॉक्स से छोटे छोटे बॉक्सों में हम भेज सकते हैं। तो आइए हम प्रक्रिया को दोहराते हैं। तो बड़े बॉक्स से हमने एक एक फूल सभी बॉक्स में भेज दिया। अब यदि हम ये देखेंगे कि हमारे पास बड़े बॉक्स में कुल कितने फूल बचे हैं, तो आपको स्पष्ट रूप से यहाँ पर ये दिखाई देगा कि 40 फूल बचे हुए थे। उनमें से हमने 10 पात्र में एक एक फूल भेज दिए, तो हमारे पास में फूलों की संख्या यहाँ पर बचेगी 30। आइए अब हम प्रक्रिया को पुनः दोहराएं, यानी सभी बॉक्स में हम एक एक फूलों को पुनः भेज दें। तो ऐसी स्थिति में अब हम ये देखेंगे कि हमारे पास में फूलों की संख्या शेष कितनी बचेगी। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे कि इसमें फूलों की संख्या हमारे पास बचेगी 30 माइनस 10 बराबरी से 20। आइए हम प्रक्रिया को पुनः दोहराते हैं। अब एक एक फूल पुनः हम इन छोटे बॉक्स में भेज दें। तो जैसे ही हमने एक एक फूल बड़े बॉक्स से छोटे बॉक्स में भेज दिए, तो अब हमारे पास में शेष फूल कितने बचेंगे। तो आइए इसको हम देख लेते हैं। शेष फूलों की संख्या हमारे पास बचेगी 20 माइनस 10 बराबरी से 10। पुनः हमने प्रक्रिया को दोहराया और एक एक फूल सभी बॉक्स में हम भेज रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में हम ये देख रहे हैं कि फूलों की संख्या अब बड़े बॉक्स में कुछ भी नहीं बचेगी, अर्थात 10 फूल थे, पूरे 10 फूल हमने इन बॉक्स के अंदर भेज दिए हैं। तो अब यहाँ पर फूलों की संख्या कुछ नहीं बचेगी। इसका तात्पर्य ये हुआ कि हमने यहाँ पर टोकरी में कुल 50 फूल थे, बर्तन हमारे पास में 10 थे, तो हमें घटाने की प्रक्रिया को यहाँ पर 5 बार करना पड़ा है। और चूंकि घटाने की प्रक्रिया को हमें 5 बार करना पड़ा है, अतः हम ये निश्चित रूप से कह सकते हैं कि प्रत्येक छोटे बॉक्स के अंदर फूलों की संख्या 5-5 होगी। तो ये आपने यहाँ पर जानने का प्रयास किया कि भाग की क्रिया हम किसे कहते हैं। तो बार बार घटाने की क्रिया को ही हम भाग की क्रिया कहते हैं। आइए अब हम एक अन्य उदाहरण के माध्यम से भाग को समझने का प्रयास करें। अन्य उदाहरण है हमारे पास में कि 80 में 8 से भाग दीजिए। यहाँ हम 80 में से 8 को निरंतर घटाते रहेंगे जब तक कि हमें 8 से छोटी संख्या प्राप्त न हो जाए। 80 में से यदि हम 8 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 72। ये हो गई हमारी सबसे पहली बार वाली प्रक्रिया। अभी भी हम देख रहे हैं कि हमारे पास शेष 72 बचा हुआ है, जो कि 8 से बड़ा है। तो हम प्रक्रिया को आगे जारी रखेंगे। अब हम 72 में से
8 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 64। तो ये हमारी दूसरी बार की प्रक्रिया हो गई। अभी भी हमारी संख्या 64 जो है वो 8 से बड़ी है, अतः हम प्रक्रिया को पुनः आगे बढ़ाएंगे। अब हम 64 में से 8 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 56। तो ये हो गई हमारी तीसरी बार की प्रक्रिया। अब 56 में से हम 8 घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 48। ये हो गई हमारी चौथी बार की प्रक्रिया। 48 में से हम 8 घटाएंगे तो बचेगा 40। ये हो गई हमारी पांचवी बार की प्रक्रिया। आगे हम देख रहे हैं कि 40 में से हम 8 को घटाएंगे तो हमारे पास बचेगा 32। ये हमारी छठवीं बार की प्रक्रिया हो गई। अब हम 32 में से 8 घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास में 24। ये सातवीं बार की प्रक्रिया हो गई। अब 24 में से हम 8 घटाएंगे तो 16 बचेगा। ये आठवीं बार की प्रक्रिया हो गई। 16 में से 8 घटाएंगे तो हम बचेगा हमारे पास में 8। ये 9वीं बार की प्रक्रिया हो गई। तो 9वीं बार की प्रक्रिया में हम ये देख रहे हैं कि 8 और 8 दोनों ही बराबर है, मतलब अभी प्रक्रिया को एक बार और दोहराया जा सकता है। तो अब हम 8 में से 8 को घटाएंगे तो बचेगा हमारे पास में 0। तो ये हो गई हमारी 10वीं बार की प्रक्रिया। इस प्रकार से आपने देखा कि 80 में से 8 को 10 बार घटाने पर 8 से छोटी संख्या अर्थात हमें 0 प्राप्त हुआ है। तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि 80 में 8 से भाग देने पर हमें भागफल 10 मिलेगा तथा शेषफल का मान 0 होगा, क्योंकि हमने यहाँ पर 80 में से 8 को घटाने की प्रक्रिया कुल 10 बार की है, अतः भागफल का मान 10 होगा। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि शेषफल का मान हमें 0 मिल रहा है। तो यहाँ पर हमें इस बात को भी ध्यान रखना चाहिए कि हमारा 80 जो है वो भाज्य कहलाएगा, 8 को हम भाजक कहेंगे और 10 को हम भागफल कहेंगे और 0 हमारा शेषफल कहलाएगा। तो ये हमने एक अन्य उदाहरण की माध्यम से और भी भाग की अवधारणा को बहुत अच्छे से समझने का प्रयास किया। आइए अब हम एक कहानी की मदद से भाग की क्रिया को समझने का प्रयास करें। मान लीजिए कि हमारे पास 3 मित्र हैं और ये तीनों मित्रों ने अपनी गुल्लक में 1 माह तक कुल 693 रुपए जमा किए, जो कि सिक्कों के रूप में थे। 1 रुपए के सिक्के थे, 2 रुपए के सिक्के थे, 5 रुपए के सिक्के थे और 10 रुपए के सिक्के थे। जब इन लोगों ने ये तय किया कि अब इन सिक्कों को हम किसी दुकानदार को दे देते हैं और इन सिक्कों के बदले में हम उनसे नोट प्राप्त कर लेते हैं, तो ये तीनों मित्र दुकानदार के पास में गए और दुकानदार से उन्होंने ये बताया कि इसमें कुल 693 रुपए हैं, आप हमें इसके बदले में 100 की नोट और 10 की नोट दे दीजिए। क्योंकि ये चिल्लर लेकर के गए थे तो इन्होंने 693 रुपए में से 3 रुपए तो अपने पास रख लिए और 690 रुपए के चिल्लर दुकानदार को दिए, जिसमें दुकानदार ने इन्हें 100 के 6 नोट दे दिए और 10 रुपए के इनको 9 नोट दे दिए। यानी इस प्रकार से कुल 690 रुपए इन लोगों को वापस कर दिया। इनके पास पूर्व से ही 1-1 रुपए के 3 सिक्के थे। अब ये तीनों दोस्तों ने ये सोचा कि आइए अब हमें देखते हैं कि हम में से प्रत्येक को कुल कितने रुपए मिलेंगे। तो आइए देखिए कि हमने क्या देखा कि इन मित्रों ने किस प्रकार से रुपयों का बंटवारा किया है। तो 693 रुपए थे। तो सबसे पहले इन लोगों ने 100 रुपए तीनों ने ले लिए।
पहले दोस्त ने 100 ले लिए, दूसरे ने 100 ले लिए और तीसरे दोस्त ने भी 100 रुपए ले लिए। इस प्रकार से 300 रुपए का बंटवारा हो गया और अब बची शेष राशि यहाँ पर 393 रुपए। अब 393 में से पुनः इन लोगों ने 100 रुपए का आपस में बंटवारा कर लिया। तो 100 रुपए का बंटवारा करने के बाद में अब रुपए बचे यहाँ पर 93 रुपए, 93 रुपीज बचे। 93 में से अब इन लोग क्या कर रहे हैं, जैसे कि दुकानदार ने इनको 9 नोट 10-10 रुपए की दी थी, अतः इन्होंने उन 10 नोटों को बांटना शुरू किया। तो 10-10 रुपए इन तीनों ने ले लिए। अब शेष राशि बची यहाँ पर 63 रुपए। पुनः अब 63 रुपए में से तीनों दोस्तों ने 10-10 रुपए ले लिए। तो अब शेष राशि बची यहाँ पर 33 रुपए। अब 33 रुपए में से पुनः 10-10 रुपए इन तीनों ने पुनः बांट लिए। तो अब शेष राशि बची यहाँ पर 3 रुपए, यानी 1-1 रुपए के 3 सिक्के बचे। तो 1-1 सिक्के इन तीनों मित्रों ने ले लिए 3 रुपए में से। तो अब यहाँ पर शेष राशि कुछ भी नहीं है। तो अब हम यहाँ पर ये देखें कि प्रत्येक मित्र को कितनी राशि प्राप्त हुई। तो निश्चित रूप से हम यहाँ भाग की प्रक्रिया कर रहे हैं और भाग की प्रक्रिया में हम समान रूप से बांटते हैं। तो इस पहले मित्र को कितने रुपए मिले, अब आप यहाँ पर सोचिए, देखिए, इसका जोड़ लगाइए। दूसरे को कितने मिले, इसका भी आप हिसाब लगाइए, सोचिए कि दूसरे को भी कितने रुपए मिले। और यदि हम तीसरे मित्र की बात करें तो तीसरे मित्र को भी आप देखिए कि कुल कितने रुपए मिले। तो जैसा कि आप अभी यहाँ पर देख रहे होंगे, आप लोगों ने इस बात को समझ लिया होगा, सोच विचार कर लिया होगा कि इन तीनों मित्रों में से प्रत्येक को 231 रुपए की राशि मिली है। इसके पास 100-100 की 2 नोट है, 10-10 की 3 नोट है और 1 रुपए का 1 सिक्का है। इस प्रकार से इसे मिले हैं 231 रुपए। इसको भी मिले हैं 231 रुपए और इसे भी मिले हैं 231 रुपए। इस प्रकार से इन तीनों मित्रों ने 693 रुपए को 3 बराबर बराबर भागों में बांट लिया। तो हमने इस एग्जाम्पल के माध्यम से ये समझने का प्रयास किया कि भाग की क्रिया क्या होती है, भाग हम किसे कहते हैं। आइए, अभी हमने जो गतिविधि की है, अब हम यहाँ पर भाग के द्वारा उसी प्रश्न को हल करने का प्रयास करें। अर्थात हमें यहाँ पर अब 693 में 3 का भाग देना है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि भाज्य बराबरी से भाजक गुना भागफल धन शेषफल होता है। तो 693 को हम यहाँ पर भाज्य कहेंगे, 3 हमारा भाजक कहलाएगा और यहाँ जो कुछ हमें मिलेगा वो कहलाएगा भागफल और जो शेष बचेगा उसे हम कहेंगे यहाँ पर शेषफल। तो आइए अब हम भाग देने की प्रक्रिया को शुरू करें। 6 में यदि हमें भाग देना है 3 का, तो भाग कितनी बार जाएगा उसको हम यहाँ पर देखें। तो 3 का पहाड़ा हम 6 के लिए पढ़ेंगे, 3 दूनी 6। तो 3 दूनी 6 करने पर शेषफल कुछ नहीं बचेगा। तो शेषफल के स्थान पर हम लिखेंगे 0। जैसा कि अभी आपने गतिविधि में देखा कि उन मित्रों के पास में 6 100 रुपए की नोट थी, जिसमें से प्रत्येक मित्र को 2-2 100 रुपए की नोट प्राप्त हुई है। इसका अर्थ ये हुआ कि 6 में यदि हम 3 का भाग दे रहे हैं तो भाग जाएगा यहाँ पर 2 बार। तो 2 को हमने यहाँ पर लिख दिया भागफल के स्थान पे और 6 को हम 6 से घटाएंगे तो हमारे पास शेषफल कुछ नहीं बचेगा। अब बारी आ रही है 9 की, तो हम 9 को यहाँ पर लिखेंगे और अब हम 3 का पहाड़ा 9 के लिए पढ़ेंगे। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। इसका मतलब ये हुआ कि 9 में 3 का भाग 3 बार गया। तो 9 बराबरी से 3 गुना 3
और 3 तिया 9 होगा, तो 9 में से 9 को यदि हम घटाएंगे तो शेष फल हमारे पास में यहाँ पर 0 बचेगा, तो प्लस यहाँ पर हम 0 लिखेंगे। तो आइए हम 9 के नीचे 9 लिख दें और 9 से 9 को हम घटा दें, तो घटाने पर हमारे पास शेष यहाँ पर 0 बचेगा और भागफल के स्थान पे हमने लिख दिया 3। आइए अब हम इस 3 को यहाँ लेकर के चलें, तो 3 में हम 3 का भाग देंगे तो भाग जाएगा यहाँ पर 1 बार, तो 3 बराबरी से 3 गुना 1 धन 0। आइए हम भागफल के स्थान पर 1 लिख दें और 3 में से हम 3 को घटा दें, तो शेष हमारे पास 0 बचेगा। इस प्रकार से हमने ये देखा कि हमारी ये भाग देने की प्रक्रिया समाप्त हुई। तो 693 में यदि हम 3 का भाग देंगे तो हमें भागफल मिलेगा 231 और शेष फल हमें मिलेगा यहाँ पर 0। अभी आपने जो गतिविधि की उसमें भी देखा कि हमारे पास 693 रुपए थे, 3 दोस्त थे और प्रत्येक दोस्तों को राशि मिली है 231 रुपए। तो इस प्रश्न को हमने गतिविधि के माध्यम से और भाग देने की प्रक्रिया के माध्यम से भी समझने का प्रयास किया। और मैं आपको यहाँ पर पुनः दोहरा दूं कि 693 को हम यहाँ पर कहेंगे भाज्य, 3 को हम कहेंगे भाजक और 231 को हम कहेंगे भागफल और 0 हमारा यहाँ पर कहलाएगा शेष फल। आइए हम भाग की क्रिया को समझने के लिए एक अन्य उदाहरण लें। 505 में हमें 5 का भाग देना है। 505 को हम कहेंगे कि यह 3 अंकों वाली संख्या है और इसमें हम 1 अंक वाली संख्या अर्थात 5 से हम इसमें भाग दे रहे हैं। 5 है यहाँ पर सैकड़े का अंक, 0 है दहाई का अंक और 5 को हम कहेंगे इकाई का अंक। हमें पता होना चाहिए कि भाज्य बराबरी से भाजक गुना भागफल धन शेषफल होता है। सैकड़े के अंक 5 में हम 5 का भाग देंगे तो भाग जाएगा इसमें 1 बार, तो 5 गुना 1 और शेषफल हमें 0 मिलेगा। तो आइए हम भागफल के स्थान पर 1 लिख दें, 5 से हम 5 को घटा दें तो हमारे पास शेष बचेगा यहाँ पर 0। अब हम दहाई के अंक 0 को उतारेंगे और 0 में 5 का भाग हम देंगे तो 0 में भी 5 का भाग जाएगा और भाग जाएगा 0 बार, तो 0 बराबरी से हम लिखेंगे 5 गुना 0 धन 0। तो इस प्रकार से हमने देखा कि 0 में 5 का भाग हमने दिया तो भाग गया 0 बार, 0 से हम 0 को घटाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वापस हमें 0 मिलेगा। अब हम इकाई के अंक 5 को उतारेंगे और 5 में हम 5 का भाग देंगे तो 5 बराबरी से हम लिखेंगे 5 गुना 1 धन शेषफल के स्थान पर यहाँ पर आएगा 0। तो हमने ये देखा कि 5 में 5 का भाग 1 बार गया तो 1 को हम यहाँ पर भागफल के स्थान पर लिखेंगे और 5 में से हम 5 को घटाएंगे तो शेष हमारे पास बचेगा 0। इस प्रकार से हमारी भाग देने की प्रक्रिया संपन्न हुई और आपने ये देखा कि 505 में यदि हम 5 का भाग देते हैं तो भाग जाएगा 101 बार। अक्सर विद्यार्थी यहाँ पर ये शून्य को नहीं लिखते हैं, त्रुटिवश या समझ नहीं होने के कारण नहीं लिखते हैं, तो आपको यहाँ पर शून्य में 5 का भाग देते समय विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। तो ये इस प्रकार से आपने देखा कि हमने 3 अंकों वाली संख्या में 1 अंक वाली संख्या का भाग दिया, अर्थात 505 में हमने 5 का भाग दिया और भाग गया इसमें 101 बार। तो ये इस प्रकार से हमने एक उदाहरण के माध्यम से भाग देने की प्रक्रिया को समझने का प्रयास किया। आइए अब हम एक अन्य उदाहरण जिसमें 3 अंकों वाली संख्या है 793 में हम भाग दे रहे हैं 5 का। हमें पता होना चाहिए भाज्य बराबरी से भाजक गुना भागफल धन शेषफल। हम सबसे पहले 7 में 5 का भाग देंगे तो भाग जाएगा इसमें 1 बार और शेष हमारे पास बचेगा 2। आइए हम शेष भागफल 1 को उसके स्थान पर लिख दें और 7 में से हम 5 को घटाएं तो बचेगा हमारे पास में 2 शेष। अब हम दहाई के अंक 9 को उतारेंगे तो इस प्रकार से संख्या हमारे पास में हो जाएगी 29। 29 के लिए हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 का पहाड़ा पढ़ने पर आएगा 25, तो 5 गुना 5 धन शेष बचेगा यहाँ पर 4 और 5 को हम लिख दें उसके निर्धारित स्थान पर और 29 में से हम 25 को घटाएं तो 9 में से 5 घटाने पर हमें मिलेगा 4
2 में से 2 घटेगा तो बचेगा हमारे पास में 0। अब हम उतारेंगे इकाई के अंक 3 को, अर्थात हम 43 के लिए हम 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे, तो 5 गुना 8 धन शेष बचेगा यहाँ पर 3। अब हम 43 में से 40 को घटा देंगे, तो घटाने पर हमारे पास बचेगा 3 में से 0 को घटाएंगे तो यहाँ पर 3 बचेगा। इस प्रकार से हमने ये देखा कि यदि हम 793 में 5 का भाग देते हैं तो भागफल हमें मिलेगा 158 और शेष फल हमें मिलेगा यहाँ पर 3। तो ये हमने एक अन्य उदाहरण के माध्यम से 793 अर्थात 3 अंक वाली संख्या में 1 अंक वाली संख्या का भाग किस प्रकार से देते हैं, इस भाव को हमने यहाँ पर समझने का प्रयास किया। सभी बच्चों को धन्यवाद। आपको समय सारणी के हिसाब से जो कार्यपत्रक भरने के लिए दिए गए हैं, उन कार्यपत्रक को आप अनिवार्य रूप से भरने का प्रयास करें। यदि कार्यपत्रक के प्रश्नों को हल करने में आपको यदि कोई असुविधा हो तो आप अपने विषय शिक्षक से या अपने साथी से बात करें, पर इस बात का अवश्य ध्यान रखें कि कार्यपत्रक को निश्चित रूप से आप भरें। इन वीडियो को आप देखेंगे, उसके पश्चात निश्चित रूप से आप कार्यपत्रक को बड़े आसानी के साथ भरने में आपको आसानी हो जाएगी।